हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि जनरल स्टडीज़ एक ऐसा सेक्शन होता है जिसके बिना हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने की कल्पना नहीं कर सकते। तो जब जनरल स्टडीज़ में अच्छा स्कोर करने में आपकी मदद करने के लिए हर्षाली एकेडमी एक ये वीडियो सीरीज लेके आया है जिसमें हम जनरल स्टडीज़ के विभिन्न प्रश्नों की और उससे संबंधित की फैक्ट्स की चर्चा काफ़ी फास्ट स्पीड में करेंगे ताकि आप कम समय में इस सेक्शन की अच्छी तैयारी कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, भारत में आपको पाषाण युग की रॉक पेंटिंग कहाँ मिलेगी? वेयर इन इंडिया वुड यू फाइंड पेंटिंग डेटिंग बैक टू द स्टोन एज? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भीमबेटका में। आइए जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित की फैक्ट्स। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इज लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट बिटवीन होशंगाबाद एंड भोपाल इन मध्य प्रदेश। सो ये रायसेन में स्थित है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। दीज केव्स वर फाउंड बाय वी.एस. वाकनकर इन 1957। इनकी खोज वी.एस. वाकनकर द्वारा 1957 में की गई थी। डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट in 2003, these caves consist of 7 hills and other 750 rock shelters which extend to over 10 किलोमीटर। सो इसकी घोषणा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 2003 में की गई थी। और ये जो गुफाएं हैं, ये केव्स जो हैं, इसमें 7 पहाड़ियां हैं, 7 हिल्स हैं और 750 रॉक शेल्टर्स हैं जो लगभग 10 किलोमीटर में फैले हुए हैं। रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद और भोपाल के बीच में पड़ती है। तो भीमबेटका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? अल बरूनी रोट हिज बुक किताब उल हिंद इन विच लैंग्वेज? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरेबिक में लिखी थी। इससे संबंधित फैक्ट्स जानते हैं। सो अल बरूनी इज द ऑथर ऑफ किताब Al-ul Hind, and it was written in Arabic. It contains comments on Indian sciences, Indian religious beliefs, customs, and social organization in the 11th century. Al-Baruni was an Iranian scholar and polymath from Khwarizm, modern day Uzbekistan and Turkmenistan. So ये अल बरूनी एक ईरानियन स्कॉलर एंड पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ मतलब ऐसे काफ़ी सारे विषयों के ज्ञाता है, काफ़ी सारे विषयों के विशेषज्ञ। वो कहाँ से थे? वो ख्वारज़म से थे, जो अभी वर्तमान में उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत थी? विच बैटल वॉज द डिसाइसिव विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द नवाब ऑफ बंगाल ऑन 23 जून 1757? सो ये जो युद्ध हुआ था उसे हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक निर्णायक जीत थी बंगाल में। आइए और की फैक्ट्स जानते हैं इसके बारे में। Battle of Plassey was fought between British East India Company and Nawab of Bengal on 23 June 1757. The battle took place at Plassey on the banks of Hooghly River। एक ये important चीज़ है कि Battle of Plassey हुगली नदी के किनारे पे लड़ा गया था। It is considered as one of the critical victory over Nawab of Bengal Sirajuddaulah। It consolidated British dominance over Bengal। So ये नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई लड़ाई थी। और सिराजुद्दौला की हार के उपरांत इस लड़ाई से ब्रिटिश डोमिनेंस है बंगाल में, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ। ब्रिटिश प्रभाव काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ इस लड़ाई के पश्चात। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल?
ये 4 मिशन के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, क्रिप्स मिशन, न्यू डील, साइमन कमीशन एंड वेवल प्लान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। न्यू डील मिशन जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। और की फैक्ट्स जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए, द न्यू डील was a series of programs, public work projects, and financial reforms and regulations enacted by President Franklin D. Roosevelt in the United States between 1933 and 1943। तो ये जो न्यू डील प्रोग्राम है वह अमेरिका में शुरू हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने शुरू किया था। कब से कब तक? 1933 से 1943 के मध्य में। बाकी के 3 मिशंस के बारे में जान लेते हैं जो हमारे जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्रिप्स मिशन वॉज सेंट टू इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1942 टू सीक इंडिया सपोर्ट इन वर्ल्ड वॉर टू। तो क्रिप्स मिशन किससे संबंधित है? क्रिप्स मिशन भारत में भेजा गया था 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। किस चीज़ के लिए? इंडिया का सपोर्ट हासिल करने के लिए, वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। अब देखिए, साइमन कमीशन 1927 was set up to examine and explore possible changes to India's laws and government structure mainly related to the Government of India Act। तो साइमन कमीशन 1927 में बना था। किस चीज़ के लिए? इंडिया के लॉ और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, और एग्जामिन करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और एग्जामिन करने के लिए, वो जिसका संबंध गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से था। तो साइमन कमीशन भी हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, क्रिप्स मिशन भी संबंधित है। द वेवल प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1945 एट द शिमला कॉन्फ्रेंस टू क्रिएट ए फ्रेमवर्क फॉर पावर ट्रांसफर फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू इंडियन हैंड्स। तो वेवल प्लान कब इंट्रोड्यूस किया गया था? वो किया गया था 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू क्रिएट ए फ्रेमवर्क फॉर पावर ट्रांसफर फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू इंडियन हैंड्स। ब्रिटिश से भारतीयों को सत्ता देने के लिए किस तरीके का योजना बनानी चाहिए, ये वेवल प्लान में डिस्कस किया गया था। तो ये तीनों मिशन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इनके बारे में भी हमने संक्षिप्त में चर्चा कर ली। आगे चलते हैं। इस कमेटी ने सिफारिश की कि मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया जाए। विच कमेटी रिकमेंडेड दैट द फंडामेंटल ड्यूटीज बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन नंबर बी। और की पॉइंट जानते हैं इससे संबंधित। अब यहाँ पे देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1976। तो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे संविधान का हिस्सा होना चाहिए। इस बात को रिकमेंड किया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने वर्ष 1976 में। एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हैव एनी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जब तक ये नहीं लिया गया, जब उस समय तक भारतीय संविधान में कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज, संवैधानिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे हंटर के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ दीज इज ए वेल नोन कॉन्स्टेलेशन ऑल्सो नोन एज द हंटर? सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ओरियन। इसके बारे में और की फैक्ट्स जान लेते हैं। ओरियन इज ए वेल नोन कॉन्स्टेलेशन दैट कैन बी सीन इन द इवनिंग ड्यूरिंग विंटर। ये शीत ऋतु में दिखने वाला एक कॉन्स्टेलेशन है, ये तारामंडल है। दिस कॉन्स्टेलेशन इज ऑल्सो नोन एज द हंटर और मृगा। इसे हंटर और मृग के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल विंटर कॉन्स्टेलेशन। तो ये शीत ऋतु में दिखने वाला सबसे ज़्यादा चमकीला और सबसे ज़्यादा सुंदर कॉन्स्टेलेशन, ये सबसे ज़्यादा सुंदर तारामंडल है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? विथ विच ऑफ दीज फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर? ऑप्शन है भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। की पॉइंट्स जानते हैं इससे संबंधित। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर ऑफ 4096.7 किलोमीटर विथ
बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट अमंग ऑल अदर नेबरिंग कंट्रीज। तो जितने भी बाकी पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत की थल सीमा लगती है उसमें यह सबसे ज़्यादा लंबी है। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर्स विथ 7 कंट्रीज। भारत अपनी जो लैंड बॉर्डर्स हैं, थल सीमा है, वो 7 देशों के साथ साझा करता है। किस किस के साथ? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। उत्तर में चाइना, नेपाल और भूटान है। एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है। टुवर्ड्स द साउथ इंडिया हैज 2 नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज। तो 2 द्वीपों की कंट्री है। तो वो कौन कौन सी हैं? वो है श्रीलंका और मालदीव्स, जो साउथ में स्थित हैं, लेकिन इनके साथ हम थल सीमा साझा नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। कौन सा सिद्धांत कहता है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी ही विकसित होगी? विच मल्टीप्लायर थ्योरी स्टेट्स दैट द इकोनॉमी विल फ्लरिश द मोर द गवर्नमेंट स्पेंड्स? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कीनीशियन मल्टीप्लायर थ्योरी। यह कहती है ऑप्शन नंबर बी। इसके की पॉइंट्स जानते हैं। तो कीनीशियन मल्टीप्लायर थ्योरी स्टेट्स दैट द इकोनॉमी विल फ्लरिश द मोर the government spends. The theory was propounded by British economist John Maynard Keynes in 1936. The multiplier effects refers to the theory that the government spending intended to stimulate the economy causes increase in private spending that further stimulates the economy. तो ये थ्योरी क्या कहती है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई स्पेंडिंग की है इस उद्देश्य के साथ जिससे कि इकोनॉमी आगे बढ़े, इकोनॉमी एडवांस हो, उससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा होता है और उसके परिणाम स्वरूप प्राइवेट स्पेंडिंग बढ़ती है और जिससे और ज़्यादा इकोनॉमी में और ज़्यादा अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है और अर्थव्यवस्था और आगे बढ़ती है। शोगात्सु निम्नलिखित में से किस देश में नए साल का एक न जश्न मनाया जाता है? शोगात्सु इज ए न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो शोगात्सु जो है जापान का एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। और डिटेल्स में इसके की पॉइंट पढ़ते हैं। तो शोगात्सु इज ए न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन जापान और ये कब से कब तक मनाया जाता है? ये 1 जनवरी से 3 जनवरी तक मनाया जाता है। आगे चलते हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स शैलाश्रय किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका आर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? सो वो प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ट्रेसेस ऑफ द अर्लीस्ट साइन ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द इंडियन सब कंटिनेंट। और डिटेल में पढ़ते हैं। तो the Bhimbetka rock shelters are an archaeological site in central India that spans the prehistoric as well as the historic period। prehistoric और historic period में को कवर करते हुए ये रॉक शेल्टर्स हैं जो मध्य भारत में पाए जाते हैं, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। इट इज़ मैग्निफिसेंट रिपोजिटरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स विद इन द नेचुरल रॉक शेल्टर्स। सो जो नेचुरल रॉक शेल्टर्स हैं, प्राकृतिक शैलाश्रय हैं, उसमें यह रॉक पेंटिंग्स की गई हैं। इट एग्जिबिट्स द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड एविडेंस ऑफ स्टोन एज। तो ये स्टोन एज के बारे में इन पेंटिंग से हमें स्टोन एज के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही ये जानकारी मिलती है मानव जीवन की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इट इज़ लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। The rock shelters of Bhimbetka were declared as a World Heritage Site in 2003। यूनेस्को द्वारा इसे 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। किताब उल हिंद किस यात्री ने लिखी थी? विच ट्रेवलर एंड स्कॉलर रोड द किताब उल हिंद? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। इसे अल बरूनी द्वारा
लिखा गया था? 11वीं शताब्दी में। द ओरिजिनल नेम ऑफ अल बरूनी इज अबू रहमान मोहम्मद इबन अहमद अल बुरूनी। द ओरिजिनल नेम ऑफ अल बुरूनी इज अबू रहमान मोहम्मद इबन अहमद अल बरूनी। He was born in 973 AD in ख्वाजरीम, उज्बेकिस्तान। उसका जन्म सन 973 में ख्वाजरीम में हुआ था, जो अभी उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। द नेम ऑफ हिज फेमस बुक इज किताब उल हिंद और तारीख हिंद। तो किताब उल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखी गई थी। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी स्टेब्लिश्ड इन इंडिया? सो वो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत में स्थापित की गई थी। और की पॉइंट्स जानते हैं। इन इंडिया द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी वॉज स्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन सूरत इन ईयर 1612। सन 1612 में पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी स्थापित की गई थी हमारे देश में, सूरत में। The company established मद्रास प्रेसिडेंसी इन 1639। 1639 में मद्रास में प्रेसिडेंसी स्थापित की गई थी, फॉलोड बाय बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1668। बॉम्बे प्रेसिडेंसी सन 1668 में स्थापित की गई थी। द बंगाल प्रेसिडेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1690। बंगाल में जो प्रेसिडेंसी है वो वर्ष 1690 में स्थापित की गई थी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ ईरान? ईरान का प्राचीन नाम क्या है? सो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सिया। तो ईरान को पर्सिया के नाम से जाना जाता था। एंशिएंट ईरान वाज नोन एज पर्सिया। प्राचीन ईरान को पर्सिया के नाम से जाना जाता था। इट इज अ हिस्टोरिक रीजन ऑफ साउथ वेस्टर्न एशिया। ये साउथ वेस्ट एशिया का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। इट्स कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इज तेहरान। तो ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है। इसकी जो करेंसी है वो रियाल है, ईरानियन रियाल है। आगे चलते हैं। देश की 562 रियासतों को एक करके भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड एज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया बाय यूनिफाइंग 562 प्रिंसली स्टेट्स इन द कंट्री? सो इसका सही उत्तर हम सब जानते हैं कि ये जो कार्य है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। और की पॉइंट्स जान लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित। की पॉइंट क्या क्या है? इन 1947 इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस। सो 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। एंड देयर वर अबाउट 565 प्रिंसली स्टेट्स। उस समय 565 के लगभग प्रिंसली स्टेट्स या राजघराने हमारे देश में हुआ करते थे। He took the challenge, मतलब सरदार वल्लभ भाई took the challenge of integrating the princely states and persuaded them to persuaded the states to join India। और उन्होंने ये एक चैलेंज के रूप में लिया और इन सभी स्टेट्स को मनाया कि वो भारतीय गणराज्य को ज्वाइन करें, उसमें शामिल हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ India by unifying 562 princely states in the country out of 565 in the very first instance। तो शुरुआत में ही 1947 में ही 562 प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने जोड़कर भारत देश में शामिल कर लिया। कुल कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी? वो थी 565। तो 3 स्टेट्स जो उस समय भारत में तुरंत शामिल नहीं हुई थी वो कौन कौन सी थी? हैदराबाद, भोपाल और जूनागढ़। ही इज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो जो हैं पहले भारत के पहले गृह मंत्री थे। आगे चलते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को क्या कहा जाता है? द डिफरेंट पैटर्न्स फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड। सो इसे एक कॉन्स्टेलेशन या तारामंडल कहा जाता है। और डिटेल में पढ़ते हैं।
बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं। प्लैनेट्स मतलब ग्रह होता है, स्टार्स मतलब तारा होता है, और सेलेस्टियल बॉडीज मतलब अंतरिक्ष में पाए जाने वाले विभिन्न खगोलीय पिंड होते हैं। द पैटर्न्स ऑफ स्टार्स सीन इन द स्काई आर यूजुअली कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। अ सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्म एन इमेज लाइक स्ट्रक्चर और रिकॉग्नाइजेबल शेप फ्रॉम द ग्रुप। सो जो तारे एक समूह में पाए जाते हैं, और जब वो एक समूह में पाए जाने पर एक चित्र जैसी आकृति बना लेते हैं, या फिर एक पहचानने योग्य आकृति बना लेते हैं, तो उस ग्रुप को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स यूज द टर्म कॉन्स्टेलेशन, जो खगोलविद हैं वो कॉन्स्टेलेशन तारामंडल के रूप में इस आकृति को रेफर करते हैं। आगे चलते हैं। कौन सी भूमि सीमा विश्व की सबसे बड़ी पांचवी भूमि सीमा है? विच लैंड बॉर्डर इज वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट बॉर्डर इन दी वर्ल्ड? सो ये सही उत्तर होगा। इंडिया और बांग्लादेश की जो सीमा है, जो थल सीमा है, वो विश्व की सबसे बड़ी 5वें नंबर की थल सीमा है। और की पॉइंट्स जान लेते हैं। तो ये देखिए, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इज द फिफ्थ लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर इन दी वर्ल्ड। इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर है। द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इज 4096.7 किलोमीटर। इस लैंड बॉर्डर की जो लंबाई है, इस भूमि सीमा की जो लंबाई है, वो 4096.7 किलोमीटर है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर इज शेयर्ड बाय कनाडा एंड द यूएसए। द टोटल लेंथ ऑफ द कनाडा यूएसए बॉर्डर इज 8,893 किलोमीटर। तो विश्व की सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर कौन कौन से देशों के बीच में है? वह है कनाडा और यूएसए के बीच में, जिसकी लंबाई 8,893 किलोमीटर है। और आगे चलते हैं। भारत में दूसरा सर्वाधिक संवैधानिक पद कौन सा है? भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? विच इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया? सो फर्स्ट हाईएस्ट इज प्रेसिडेंट एंड सेकंड हाईएस्ट इज वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति जो है वो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है हमारे देश में। और की पॉइंट्स जान लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स द हाईएस्ट रैंक। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च पद है, फॉलोड बाय द वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद उपराष्ट्रपति, और एंड दी प्राइम मिनिस्टर रेस्पेक्टिवली। उसके बाद जो आते हैं वो कौन आते हैं? प्राइम मिनिस्टर आते हैं या फिर प्रधानमंत्री आते हैं तीसरे नंबर पे। द गवर्नर ऑफ स्टेट्स, राज्यों के राज्यपाल हैं, विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स आर फोर्थ रैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो चौथे नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के क्रम में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल आते हैं। पहले नंबर पे प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे नंबर पे प्राइम मिनिस्टर, चौथे नंबर पे गवर्नर्स। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया? सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला भंडार पाए जाते हैं। की पॉइंट्स देखते हैं। झारखंड हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द रिजर्व स्टेट इन इंडिया, फॉलोड बाय उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो झारखंड के बाद उड़ीसा और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में कोयलों के कोयला भंडार पाए जाते हैं हमारे देश में। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? विच पोर्ट सिटी इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ अरेबियन सी? तो अरब सागर जो भारत के पश्चिम में पड़ता है, किस शहर को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोची को। और की पॉइंट्स जान लेते हैं। So Kochi is called the Queen of Arabian Sea because it is an important spice trading center located on the west coast from the 14th century onwards. तो 14वीं सदी से ही स्पाइस ट्रेडिंग सेंटर, मसालों के ट्रेड के लिए, इस मसालों के व्यापार के लिए कोचीन शहर को जाना जाता है, और इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? ये केरल में एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे चलते हैं।
जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? हु हैड ऑर्डर्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन जुलाई 1905? सो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन द्वारा ये आदेश दिया गया था। Decision of first partition of Bengal was announced by Lord Curzon, the then Viceroy of India, on 20th July 1905। तो उस समय के जो भारत में वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने यह ऑर्डर दिया था कब? 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन करने के लिए। द आइडिया was using the Bengal partition as a political tool to undermine the growing nationalism in बंगाल। तो इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे ये कारण था कि इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। किस चीज को दबाने के लिए? जो उस समय बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, नेशनलिज्म की भावना पनप रही थी, उसको दबाने के लिए। लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम रोज ऐसे ही इम्पोर्टेंट जनरल स्टडीज़ के वीडियो आपके लिए लेके आए जो आपकी परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। इस वीडियो के साथ अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।